Hello students, how are you? I hope that you will be safe and stay at home and you are working hard about your study. So I was teaching you the chapter chemical reactions and equations. Okay, so I have covered some topics of this chapter. Today I am going to cover the topic characteristics of chemical equations. Okay, topic is characteristics of chemical equations, यानी कि केमिकल इक्वेशंस के क्या क्या जो है गुण होते हैं, इस टॉपिक में हम जानेंगे। तो पहला जो किसी भी केमिकल इक्वेशन का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि केमिकल इक्वेशन के द्वारा जो हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नेम के बारे में हमें पता चलता है। यानी कि पहला जो है हमें पता चलता है नेम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल स्पीसीज। जो भी केमिकल कंपोनेंट या केमिकल स्पीसीज जो है केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं या जो प्रोडक्ट बनता है उनके नेम के बारे में हमें पता चलता है। दूसरा कि केमिकल इक्वेशन में कितने एटम्स जो है, कितने एटम्स या कितने मॉलिक्यूल्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितना एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है हमें या मॉलिक्यूल्स जो है फॉर्म कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट। तो दूसरा हमें पता चलता है नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ओके, कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके बारे में पता चलता है। तीसरा हमें ये पता चलता है कि कितने मोल ऑफ रिएक्टेंट्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स या कितने नंबर ऑफ एटम्स कह सकते हैं या मॉलिक्यूल कर सकते हैं, उसी को दूसरे वर्ड में ये बोल रहा है कि कितने रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स जो है किसी भी रिएक्टेंट या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मौजूद हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो तीसरा इंफॉर्मेशन वी अटेंड अबाउट अ केमिकल इक्वेशन, दैट इज द relative number of moles of reactants and products के बारे में हमें पता चलता है। चौथा हमें ये पता चलता है कि कितने अमाउंट या कितने वेट में जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि कितने, क्या उनका वेट है, रिएक्टेंट का वेट क्या है और प्रोडक्ट का वेट क्या है, इसके बारे में हमें जो है, या मास कह सकते हैं कि कितना वेट जो है रिएक्टेंट मास जो है रिएक्टेंट का है और कितना मास जो है हमें प्रोडक्ट में प्राप्त हो रहा है। तो हमें रिलेटिव मास और वेट ऑफ reactants and प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है। रिलेटिव वर्ड यहाँ पे क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि ये जो है कभी भी एक्चुअल थोड़ा बहुत जो है, यानी कि अगर हमने 100% लिया तो 99.99% जो है हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए रिलेटिव वर्ड जो है यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। फिफ्थ हमें ये पता चलता है कि कितना, अगर
रिएक्टेंट में जो है हमारा कोई गैसियस मॉलिक्यूल्स जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसके वॉल्यूम के बारे में, गैस के वॉल्यूम के बारे में पता चलता है कि कितने जो है रिलेटिव वॉल्यूम्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है केमिकल इक्वेशन में या रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमें रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ gaseous reactants and प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, जैसे एज एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 दैट इज इन सॉलिड स्टेट व्हेन इट heated it forms calcium oxide that is in solid form plus carbon dioxide that is in gaseous state। तो यहाँ कैल्शियम, यहाँ पे क्या क्या पता चलता है कि रिएक्टेंट में कौन कौन से जो है एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे कैल्शियम पार्टिसिपेट कर रहा है, कार्बन जो है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इनका जो है मास के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, कि कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास जो है एज अ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है और कितना जो है हमें प्रोडक्ट में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ पता चल रहा है। दूसरी चीज़ हमें ये पता चल रहा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको जब हम हीट कर रहे हैं तो इट फॉर्म्स द कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। तीसरी चीज़ हमें ये पता चलती है कि हमने एक मोल यानी कि मोल 1 मॉलिक्यूल्स जो है अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का ले रहे हैं तो हमें एक मॉलिक्यूल जो है कैल्शियम ऑक्साइड का मिलता है और एक मॉलिक्यूल जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मिलता है एज अ प्रोडक्ट। अगर हम मोल की बात करें यानी कि मोल, मॉलिक्यूल, ये सब एक ही चीज़ें होती हैं। तो अगर हम मोल की बात करें तो अगर हम एक मोल जो है कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो हमें एक मोल जो है कैल्शियम ऑक्साइड और एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। अब दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि अगर हम 100 ग्राम अगर जो है कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो हमें जो है 56 ग्राम जो है कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम जो है हमें कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ठीक है, और मैंने ये पहले बताया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है, इक्वेशंस होता है, वो जो है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हमने रिएक्टेंट लिया 100 ग्राम, अगर हम 56 प्लस 44 को ऐड करें तो इनकी भी वैल्यू क्या आएगी, 100 ग्राम ही आएगी। तो यानी कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मास में कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी कि इट्स और लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन भी यही कहता है कि हम ना तो मास को प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना तो मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन अ मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि ये हमेशा रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद ये जो है इनका मास हमेशा क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो है इसके क्या हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। दूसरा इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है आप लोगों के बुक में, दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशंस के क्या क्या जो है लिमिटेशंस होते हैं। तो पहला लिमिटेशंस ये होता है कि a chemical equation does not tell us about the feasibility of the reaction, यानी कि whether a reaction will take place or not, यानी कि ये जो रिएक्शन होगा ये प्रॉपर जो है चलेगा या नहीं चलेगा, ये इसकी गारंटी नहीं देता है। यानी कि वो रिएक्शन जो है प्रोसेस में आएगा या फिर नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये इसका पहला लिमिटेशन है कि इसकी फिजिबिलिटी की, रिएक्शन की जो फिजिबिलिटी है वो होगा, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा
या नहीं होगा, इसकी कोई जो है गारंटी नहीं है। दूसरी चीज़, chemical equation of the reaction does not give any actual idea about the rate of the reaction and how much time will be take for the completion of the reaction। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जो है इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि कितना जो है उसमें वो रिएक्शन जो है स्लो होगा, फास्ट होगा, या कितना समय लगेगा, इसकी भी हमें जानकारी जो है नहीं मिल पाती है। तीसरा, if a substance is in the form of solution, the chemical equation does not provide any information about its concentration। यानी कि अगर कोई भी सब्सटेंस जो सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो केमिकल इक्वेशन जो है कभी भी ये नहीं बता पाता है, इंफॉर्मेशन दे पाता है कि वो सॉल्यूशन जो है कितना जो है कंसंट्रेट है। ठीक है, इसके बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि केमिकल रिएक्शंस जो है कितने तरह के होते हैं। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस जो है कई तरह के होते हैं। पहला जो है रिएक्शंस है, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फिफ्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो ये 5 तरह के रिएक्शंस, किसी केमिकल रिएक्शन को जो है 5 टाइप्स में जो है इसको क्लासिफाई किया गया है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ओके।